Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are continuing with our series, entire M. Lakshmikant for Indian Polity, पेज बाय पेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये एक जबरदस्त सीरीज है आप सब लोगों के लिए। द आइडिया यहाँ पर ये है कि द एंटायर एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, आप लोग एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी को सब लोग पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं। बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है, बहुत ही बड़ी बुक है, लेकिन बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी कहलाती है। तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट, चाहे वो पहला प्रिपेयर कर रहा हो, पहला अटेम्प्ट कर रहा हो, सेकंड अटेम्प्ट कर रहा हो, आखिरी अटेम्प्ट कर रहा हो, वो एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी जरूर पढ़ता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये बुक इतनी बड़ी है कि इसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको फिर बाद में कनेक्ट करना, उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कनेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो ये टास्क मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द ओनली टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी। जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स है, अगर तुम लोग सीरियस हो, अगर तुम्हारा जवाब ये है कि हाँ सर हम लोग सीरियस एस्पिरेंट्स है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड, आपने एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। हम पहुंच गए हैं पार्ट 18 पर। 17 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनका वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपका फर्ज है, आपका ड्यूटी है कि आप एक एक वीडियो को देखो, उसके एक एक क्वेश्चन को करो और अपने नोट्स बनाओ। आज जिन पेजेस को हम लोग कर रहे हैं, दैट इज पेज नंबर 94 टू 95। सो 94 टू 95 कौन सी बुक को रेफर कर रहे हैं? 94 टू 95 इज एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी फिफ्थ एडिशन। हम लोग फिफ्थ एडिशन को कर रहे हैं, बट अगर आपके पास सिक्स एडिशन है, आप कंटिन्यू करो, उससे भी पढ़ सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा उसमें से चैप्टर्स या अपडेट्स है, उनके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कर दूंगा। डोंट वरी ऑन दोस पार्ट्स। मेक श्योर दैट यू टेक अप एटलीस्ट या तो फिफ्थ या तो सिक्स, बट उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। इससे पहले कि हम शुरू करें, आज का डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25 मार्च है, आज 25 मार्च है। आज अन अकेडमी की तरफ से आया हुआ सबसे बड़ा ऑफर, बिगेस्ट ऑफर एवर, आज रात को 12 बजे से पहले पहले खत्म हो जाएगा। ये ऑफर क्या है कि अगर आप 36 महीने का कोर्स लेते हो, या 24 या 12 महीने का कोर्स लेते हो, तो अलोंग विद यूजेज ऑफ माई कोड, यानी कि अगर आप साथ में मेरा कोड यूज करो SIDLIVE, तो आपका टोटल प्राइस 1950, 1950 पर मंथ पड़ता है। डू यू रियलाइज कि अगर आप एक नॉर्मल स्कूल लेवल पे ट्यूशन भी लेते ना, तो भी इससे ज्यादा महंगा पड़ जाता। लेकिन अन अकेडमी चाहता है कि आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाए, प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, डेली आंसर राइटिंग अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और एक्सेस टू अनलिमिटेड बैचेस, प्रीलिम्स, मेंस सीरीज, कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ GSE सैट एंड 40% ऑप्शनल्स एंड मल्टीपल। तो 40% ऑफ मिल जाएगा। ऐसा इतना रीजनेबल प्राइस है शायद आज से पहले कभी अन अकेडमी नहीं लाया है। मेक श्योर इसका फुल एडवांटेज उठाओ। जहां पर भी रेफरल कोड की जगह हो, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा अगर आपने कोड यूज कर लिया SIDLIVE, SIDLIVE। इस वीडियो को पॉज कर लेना और बाद में एक एक को देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स लोगे तो कितना सेविंग ऑफ मनी हो जाएगा। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे नए बैचेस आ रहे हैं 30 मार्च 2023 को, कॉम्प्रिहेंसिव बाइलिंगुअल बैच ऑन GS फॉर UPSC CSE 2024। ऐसा मौका जाने मत दो। ऑल्सो जो लोग कॉलेज में हैं, आप में से जो कॉलेज में हो और 3 साल से ज्यादा अगर आप 3 साल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ऐसा मौका शायद नहीं मिला। आमतौर पर लोग भागदौड़ में पढ़ाई करते हैं, 1 साल में, 1.5 साल में, आधे साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, लोगों ने एक एक महीने का भी प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया है और तुम तसल्ली से पढ़ना चाहते हो, 1600+ आवर्स ऑफ लर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ NCERT, ओनली 1 क्लास पर डे, ताकि तुम आराम से कॉलेज और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी साथ में कर सको। करंट अफेयर्स रिफ्रेशर, GS बैच, आंसर ऐसे राइटिंग प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज एंड रिविजन यूज करो SIDLIVE, SIDLIVE एंड ज्वाइन। 30 मार्च को ये बैच लॉन्च हो जाएगा। ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ऑल्सो 26 मार्च यानी कि कल 2023 अन अकेडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है।
जो कि तुम्हें ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही देने का अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे प्रयागराज, पटना और पुणे के सेंटर ले लो, या फिर अगर आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आप केवल यूज करो सिड लाइव और इस कोड को स्कैन कर लो। फ्री रजिस्ट्री है, कोई पैसे नहीं लगने वाले, लेकिन आपको सॉलिड एडवांटेज हो जाएगा। और अगर आपके मनी का प्रॉब्लम है, अनअकैडमी 0% EMI पर आपको लोन ऑफर कर रहा है। डोंट वरी ऑन दिस पार्ट। सो पार्ट 18 आता हुआ, और पार्ट 18 अब तुम्हारे सामने है। इसका बिल्कुल दो मतलब है। एक कि हम लोग ऐसे पार्ट्स निकालते रहेंगे, हर रात को 8 बजे आपके पास एक वीडियो आ जाता है, तुम्हारी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी रिवाइज होता जाएगा। और दूसरा याद रखना कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि ये सीरीज है किस लिए। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए नहीं है। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं तुम्हारे फैक्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूं। तो जब तक तुम साइकिल चलाना नहीं सीखोगे, मोटरसाइकिल कैसा चलाओगे, ये वही वाला हाल है। एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी फैक्ट्स बेस्ड बुक है, इसलिए मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्पेसिफिक क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ, जो कि अपने आप में ह्यूज एडवांटेज है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारी प्लस क्लासेस में आ जाओ, स्पेशल क्लास में आ जाओ, आपका स्वागत है। आ गए हम लोग पार्ट 18 पर। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, 60 सेकेंड्स दूंगा, 60 सेकेंड्स के बाद हम लोग उसके आंसर्स दे देंगे। और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा तो बता देना। अगर करेक्ट आता हुआ दिखाई देगा कमेंट्स में शेयर करना, तो +3 देना, रॉन्ग आया तो -1 देना और 0 देना। हिसाब वही है। ऐसे ही अनअकैडमी भी या फिर ऐसे ही यूपीएससी भी जब फाइनल मार्क्स देगा तो ऐसे ही नेगेटिव मार्क्स देगा। 1/3 नेगेटिव होगा। हिसाब के लिए +3, -1 और 0। ये क्या है? जा मर्जी से क्वेश्चन, जा मर्जी से नहीं है। एकदम ओपन बुक एग्जाम है, जो पेजेस है उसी को रेफर करते हुए करो। लेकिन मैं इसे उम्मीद कर रहा हूं कि उस टाइम पर अभी मत देना। पहले अभी मत देखो, पहले इसको आंसर दे दो, और लास्ट में जब पूरा सीरीज हो जाए, पूरा वीडियो हो जाए, उसके बाद बुक में से रिवाइज कर लेना। पहला क्वेश्चन आते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? आर्टिकल 26, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 21? तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। Which of the following article of the Constitution of India deals with protection of life and personal liberty? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब तुम्हारे पास रह गए 50 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। +3 मिलेंगे फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 मिलेंगे फॉर अ रॉन्ग आंसर, एंड 0 अगर अनअटेम्प्टेड रह गया तो। वैसे अनअटेम्प्टेड क्यों छोड़ोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हारे पास रह गए हैं 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। वेट और फटाफट यार, कमेंट सेक्शन बढ़ जाना चाहिए। ऐसा मौका तुम्हें शायद कभी नहीं मिलेगा कि तुम्हें एग्जाम सेंटर प्रिपरेशन में मिल जाए, रोज रात को एक क्वेश्चन भी आ जाए, यानी कि डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे, और तुम्हारा पूरा एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी रिवाइज भी हो जाए। 14 सेकेंड्स रहते हैं। Which of the following article of the Constitution of India deals with protection of life and personal liberty? And answer, of course, is D. Yes. Article 21 is the answer. पहले अपने आप को मार्क्स दे दो। +3 for a correct answer, -1 for a wrong answer, and 0 अगर unattempted है। No person, no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ऑप्शनल्स के लिए। बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाता है। तुम्हें इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये कितने, इसी एक से मेरे ख्याल से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक पूरा का पूरा बनाया जा सकता है। इतने सारे क्वेश्चंस आर्टिकल 21 से आ सकते हैं। अगर तुमने आंसर दे दिया है, बहुत दिल खुश क्वेश्चनिंग है। और अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। सर ये कहां से आ गया, मैं जामर्जी से थोड़ा ना पूछ रहा हूं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट वन ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नॉट पूछा है। असमीज, सिंधी, उर्दू या फारसी? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस नॉट। ओहो, सोचने वाला क्वेश्चन हो गया है। 60 सेकेंड। मैंने तुम्हें कल भी बताया था
कि शेड्यूल्स कर लो, शेड्यूल्स पे क्वेश्चन आएगा। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन आ रहा है वो सीधा सीधा 8th शेड्यूल में से आ रहा है। वैसे मैंने तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 50 सेकेंड रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट वन ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो क्विकली आंसर दो, क्विकली क्विकली क्विकली, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब रह गए हैं तुम्हारे पास अबाउट 28 सेकेंड्स, जल्दी आंसर दो। और यही मैंने तुम्हें पहले भी बताया, शेड्यूल्स एक ऐसा पार्ट है जिसको कर लेना चाहिए, इसमें समझदारी है। बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, मत मानो, मैं इसी वीडियोस में करवा दूंगा। हद हो गई, कोई बात नहीं, मेरे को कौन सा तुम्हारा नुकसान होते हुए मैं देख पाऊंगा, तो मैं इसी में करवा दूंगा। लेकिन अगर खुद रिवाइज कर लोगे तो ज्यादा अच्छे से पक्का हो जाएगा। You have 10 seconds to answer this question. Which of the following languages not one of those languages which are recognized by the Constitution of India? Answer of course is Farsi. Yes. तो ये मैंने ऐसे जानबूझ के सिंपल बना दिया, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, उर्दू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, फारसी नहीं है। एसएमईज एंड सिंधी ऑब्वियसली है। अगर तुमने आंसर दे दिया है तो इसका मतलब है तुमने कभी ना कभी तो इसको जरूर पढ़ा है। +3 और पहले वाला टोटल करते चले जाओ, पहले वाला क्वेश्चन के साथ, और -1 पहले वाला टोटल करते चले जाओ, और 0 पहले वाला टोटल करते चले जाओ। तो क्वेश्चन ऑब्वियसली ये 8th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है, तो मैंने उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन, ये क्या है यार, तुम्हें क्या लगा कि 1 से 3 से काम हो जाएगा और नहीं पढ़ने? ऑलराइट, which of the following language is not one of the languages recognized by the Constitution of India? अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस सीरीज का एक्चुअल मिशन क्या है, कि तुम्हारे फैक्ट्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। सो 60 सेकेंड है तुम्हारे पास, फटाफट आंसर दो। मैथिली, मलयालम, संथली या फिर अरबिक? ओके, पता नहीं कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, कहां से पूछ रहे हो। नेवर माइंड। ऑलराइट, तुम्हारे पास रह गए हैं 40 सेकेंड्स टू आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट वन ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैथिली, मलयालम, संथली एंड अरबिक। अब रह गए हैं अबाउट 20 सेकेंड्स, क्विकली आंसर दो। +3 फॉर अ करेक्ट आंसर, और टोटल करते हुए जाना। -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, टोटल करते हुए जाना। 0 फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, टोटल करते जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एंड 4 सेकेंड से एंड आंसर। अरे सर, इतना मुश्किल नहीं था, मैंने जानबूझ के दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन ना करके तुम्हें रिवाइज करने का मौका। आंसर ऑफ कोर्स इज अरबिक। अरबिक ऑब्वियसली नहीं होगा, मैथिली, मलयालम, संथली आर इन्वॉल्व। और +3, -1 एंड 0 में एक और बार तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं। 8th शेड्यूल को तुमने करना है, 22 की 22 लैंग्वेजेस तुम्हें मालूम होनी चाहिए। और अगर तुमने मिस कर दिया तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो तुमको यूपीएससी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। एक और क्वेश्चन, ये क्या है, मैंने सोचा था वहां पे पूछ लूं, फिर मैंने बताया नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं। बोडो, डोंगरी या फिर डोगरी, मैथिली एंड संथली लैंग्वेज were added as languages recognized by the Constitution of India by 92nd Amendment Act 2003, 71st Amendment Act 1992, 21st Amendment Act of 1967, या none of the above? अरे ये 4 लैंग्वेजेस, बोडो, डोगरी, डोंगरी, मैथिली एंड संथली। 60 सेकेंड्स है, फटाफट आंसर दो। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ, या फिर ये नन ऑफ द अबव है, क्या पता। नेवर माइंड, तुम्हारे पास रह गए हैं अबाउट 50 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्विकली आंसर। मजा आ गया होगा तुम्हें, बिल्कुल होश उड़ने वाले क्वेश्चंस है। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली। ऑलराइट, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। ओके, बोडो, डोंगरी। अब तुम्हारे पास रह गए हैं अबाउट 25 सेकेंड। बेटा बिना देखे, बुक तो नहीं खोल रहे तुम लोग, बुक मत खोलना यार, गूगल से तो नहीं पूछ रहे, गूगल से भी मत पूछना, अपने आप से कोशिश करो, ताकि जब तुम्हारा रिवाइज हो जाए
तो बहुत सॉलिड हो जाओ, तुम्हारे फैक्ट्स एकदम स्ट्रांग हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं होती। फैक्ट्स ही नहीं लोगों को पता होता, दे डोंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर कैसे करोगे जब फैक्ट्स ही नहीं मालूम होते? सो कंफ्यूज करना कितना ईजी होता है। तो इसी वीडियो सीरीज से तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हारे फैक्ट्स पक्के हो जाएंगे। एंड द टाइम इज अप एंड आंसर ऑफ कोर्स इज द 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। सो इससे क्या मुझे पता चला? इससे मुझे एक बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात पता चली कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं थी। तो इसको एज अ ग्रुप ही याद कर लो, बोडो डोंगरी मैथिली एंड संथली। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर तुमने कर लिया है और अपने दिमाग से किया है तो मेरा दिल खुश हो गया। मैं तुमको 3.5 देने को तैयार हो गया, प्लस 3.5 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 अगर अनअटेम्प्टेड है तो कमाल आंसरिंग होगी। अगर तुमने ये अपने आप से कर लिया है, मानने वाली बात है बेटा, फिर तो तुमको याद हो रहा है सब्जेक्ट। एक और क्वेश्चन, रेडी हो जाते। ऑलराइट एवरीवन, सिंधी लैंग्वेज was added as a language recognized by the Constitution of India by, ये क्या बात हुई यार? ओहो, सिंधी तो ओरिजिनल में नहीं था। ओ, मेरे मुंह से निकल गया आंसर। ए 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, या फिर नन ऑफ द अबव। सिंधी लैंग्वेज, 60 सेकेंड है तुम्हारे पास, क्विकली आंसर दो। Sindhi language was added as a language recognized by the Constitution of India by 92nd Amendment Act 2003, 71st Amendment Act of 1992 या 21st Amendment Act of 1967। यार ये तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन हो गया है। नो प्रॉब्लम, यू हैव 30 सेकेंड्स, क्विकली आंसर दो। और आज में से मेरा दिल खुश हो रहा है, अगर तुमने इसका भी आंसर दे दिया तो मैं तुम्हें आधा नंबर एक्स्ट्रा और दूंगा। यार आज तो बोनस डे चल रहा है, प्लस 3.5 मिलेगा, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0। ये जो आंसर दे पा रहे, इसका मतलब है वो एग्जाम को या इस बुक को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं। आंसर ऑफ कोर्स इज द 21st अमेंडमेंट ऑफ 1967। सर इससे मुझे एक कॉमन सेंसिकल बात और पता चली है कि जो सिंधी लैंग्वेज है इसका मतलब है वो भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ओरिजिनली कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं थी। एज एन ऑफिशियल और एज अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज 21st अमेंडमेंट 1967 से आई। अगर तुमने इसको आंसर दे दिया तो भाई मान गए, तुम सच में इस मिशन को एकम्प्लिश करके जाओगे, यानी कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने को तुम तैयार हो गए। दिल खुश आंसरेंगे। आंसर इज सी। एक और, यार ये क्या है यार? हाँ, ये नहीं आता था तुमको? अच्छा, मैंने तो ऐसे पूछ लिया। सो कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस वर एडेड एज लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, ये कहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था? सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया आंसर। 92nd Amendment Act of 2003, 71st Amendment Act of 1992, 21st Amendment Act of 1967, या फिर none of the above। 60 seconds, क्विकली आंसर दो। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, क्या ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया या फिर ये ओरिजिनल में था? और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला? Okay, let us see this one. All right, and 35 seconds left। फटाफट आंसर दो। वैसे मेरा दिल इतना खुश है, आज मैं तीसरी बार बोनस दे रहा हूं, प्लस 3.5 एंड टोटल -1 एंड टोटल एंड 0 एंड टोटल। तो क्या यार, आज बोनसेस, इट्स रेनिंग बोनसेस। 5 सेकेंड रहते हैं, फटाफट आंसर दो। एंड आंसर ऑफ कोर्स, अरे तुम्हें क्या लगा था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? नॉट एट ऑल, इट इज द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। सो कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से
यानी कि ये भी ओरिजिनल यानी कि एट द कमेंसमेंट ऑफ लेवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो ये सारे के साथ देखो मैंने तुम्हें बताते बताते ओके सारे के सारे बता दिए। बोडो डोगरी मैथिली संथली यहाँ पर, यस कोंकणी मणिपुरी नेपाली यहाँ पर, सिंधी यहाँ पर, और मैंने तुम्हें ये सारे के सारे तो 8 तो तुमको यही पता चल गए, 3 और 3 मैंने पहले बता दिए। बताओ सारे के सारे तो रिवाइज हो गया है। एक और क्वेश्चन आते हुए, हिंदी was made the national language of India by मतलब मैंने सारे नहीं पूछे है ना। 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 या नन ऑफ द अबव। 60 सेकेंड्स है, क्विकली आंसर दो। हिंदी, हाँ यार ये तो पूछा ही नहीं तुमने। हिंदी वॉज मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय, 60 सेकेंड रहते हैं, 50 सेकेंड रहते हैं, फटाफट आंसर दो। ओके, हिंदी वॉज मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967, नन ऑफ द अबव। अब तुम्हारे पास रहते हैं अबाउट 35 सेकेंड्स। Hindi was made the national language of India by 92nd Amendment Act of 2003, 71st Amendment Act of 1992, 21st Amendment Act of 1967. Or let us see this answering now. 10 सेकेंड रहते हैं and the answer of course is D. Oh, B नहीं, sorry, D, sorry. Answer is D. ये मिसप्रिंट था। आंसर इज D. क्यों सर D क्यों है? बेटा इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओ माय गॉड, इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये तुम्हें याद होना चाहिए। हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला था, कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, नो नन ऑफ द अबव था, ये गूगली थी and that is why this is completely on the wrong side. No amendment, याद रखना ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डोंट वरी ऑन दिस पार्ट एंड आंसर दिस पार्ट। तो आंसर ऑफ कोर्स इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ तुम्हारी तरफ, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स in terms of list 1 that is union list, list 2 that is state list, list 3 that is concurrent list is provided under first schedule, second schedule, seventh schedule या fourth schedule। या शेड्यूल से पीछे पड़ गया। अब तुमने नोटिस किया मैंने तुम्हें क्या हिंट दिया था? ये सारे के सारे शेड्यूल्स कर डालो, बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट्स है। तुमने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देखे होंगे, तुम्हें कई बार ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे, कई बार यू विल सी दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स। मेक श्योर कि तुम ये सारे शेड्यूल्स चले जाओ और 40 सेकेंड रह गए हैं, फटाफट आंसर दो। डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट is provided under। अब रह गए हैं तुम्हारे पास about 25 seconds। quickly answer, quickly answer। division of powers between the union and the states in terms of list 1 list 2 and list 3 is provided under। 10 सेकेंड रहते हैं, क्विकली आंसर करो, जल्दी 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 जल्दी। एंड आंसर ऑफ कोर्स इज द 7th शेड्यूल। यस, अब ये देखो ये क्वेश्चन पे और बहुत सारे होंगे, पहले मार्क्स दे दो यार अपने आप को। +3 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 अगर अनअटेम्प्टेड है तो। अब यहां पर एक क्वेश्चन को समझो, ये जो है ना, ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स वाला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली हमारा फेडरल अरेंजमेंट है, ऐसे बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं फेडरल अरेंजमेंट। तो तुमको सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द फेडरल अरेंजमेंट विद डिवीजन ऑफ पावर, बस इतना ही लिखता है, जरूरी नहीं लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 करेंगे तो भी आंसर उसका 7th शेड्यूल है। फिर तुम्हें इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कर चुके हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं,
तो बोलेंगे द फेडरल अरेंजमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स हैज बीन बोरोड और हैज बीन मोटिवेटेड बाय। तो याद रखना ये अरेंजमेंट हम लोगों ने एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया। ओके, तो तुम समझो एक ही शेड्यूल्स वाले रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे होंगे। तो फेडरल अरेंजमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन एंड स्टेट्स, या लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, या फिर ये पूछा जाएगा कि वो कहां से हमने मोटिवेटेड हुआ। ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें सारे के सारे मिल भी जाएंगे। सो मेक श्योर ऐसे सब कुछ कनेक्शन से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक और क्वेश्चन, ये क्या है? provisions relating to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram is provided under. Provisions relating to administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram is provided under 6th schedule, 2nd schedule, 7th schedule, 4th schedule। यार ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता जा रहा है। 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, क्विकली आंसर, जल्दी से। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इज प्रोवाइडेड। जल्दी आंसर दो, हरिया, 40 सेकेंड रहते हैं। Provisions relating to administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram is provided under 6th schedule, 2nd schedule, 7th schedule या 4th schedule। वैसे तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने तुमको जरा भी ऐसा वर्ड से हिंट नहीं दिया। अगर किसी ने एस से याद रखा होगा, लोग ऐसे भी गलतफहमी करते थे, तो देखो मैंने सारे एस वाले डाल दिए। मैंने कहा अब कंफ्यूज हो जाओ भैया, जितना होना है तुमने। और तुम्हारे पास रह गए अबाउट 20 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। Provisions relating to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram is provided under, and time is up. Answer of course is A। ये आज पता नहीं उल्टा सीधा स्लाइड आ रही है। Answer is A। Yes, answer is the 6th schedule and that is what the answer is। तो जिसने आंसर दिया है, ओके, अपने आप को दोगे +3 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर एंड 0 अगर अनअटेम्प्टेड है तो। अब मैं तुमको एक काम करके दे रहा हूं, राइट, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक हो सकता है। और वो आवश्यक काम ये है, क्या आवश्यक काम है? आवश्यक काम ये है कि तुम लोग इसको ध्यान से सुन लो, जो मैं बोल रहा हूं अगले 2 मिनट में सुन लो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 याद कर लो फटाफट मेरे सामने। 1 यहां पर है स्टेट्स, उनके नाम और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। 2 सेकेंड, ओके, तो ये ऐसे याद रख लो। फर्स्ट ऐसे बोलो फर्स्ट, फिर इसको बोलो सेकेंड, सेकेंड में आएगा सैलरी, ऐसे याद रख सकते हैं सैलरी, अमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गए एक्सेट्रा, ये सब सेकेंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में थर्ड को ऐसे थर्ड याद रख लो। तो मैंने तुम्हें याद होता टी को टी याद रखना, तीसरी कसम, ओके, एक बहुत अच्छी पिक्चर थी, तो टी से टी याद रखना, तीसरी कसम। जो भी फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन है, राइट, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के, वो सारे के सारे थर्ड शेड्यूल। फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, कौन से स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे राज्यसभा में, वो यहां से आ गया। अब यहां से देखो 5th शेड्यूल और 6th को साथ में याद रखो। 5th शेड्यूल जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के लिए है, लेकिन ये बाकी सब स्टेट्स के लिए। ट्राइबल एरियाज के लिए आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट्स के लिए 6th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल हमने कर लिया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो फेडरल अरेंजमेंट है। 8th भी आज हमने किया है जो लैंग्वेजेस का सिचुएशन। 9th शेड्यूल, यहां तक देखो, यहां तक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, यहां तक था एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल आया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। इसमें वो लैंड रिलेटेड लॉज है जो कि रखे गए थे प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू से। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ से है।
11th शेड्यूल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सब्जेक्ट मैटर्स है, 29 सब्जेक्ट मैटर्स है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आए। और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड 18 सब्जेक्ट मैटर्स है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। तो ब्रॉडली स्पीकिंग तुम्हारा रिवाइज हो गया और यहां तक तुम्हारे सारे शेड्यूल्स क्लियर हो गए। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। मजा आया। मुझे उम्मीद है कि इतने से टाइम में हम लोगों ने फटाफट सारे शेड्यूल्स और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। आई होप यू आर एंजॉइंग। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, आर यू एंजॉइंग इट, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें फायदा हो रहा है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फाइनली एक लास्ट रिमाइंडर, आज है 25 मार्च। आज की रात को 12 बजे से पहले पहले इस ऑफर का फायदा उठा लो। 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन एक्चुअली इवन एट लेस देन 2000 रुपीज अ मंथ। सो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। प्लीज यूज माई कोड SIDLIVE SIDLIVE। SIDLIVE मेरा रेफरल कोड है। जब आप पेमेंट करने जाओगे तो साथ में एक बॉक्स होगा रेफरल कोड का, उसको यूटिलाइज करो। I'll be very, very happy to teach you in the words of an academy. Let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.